लास्ट लेक्चर्स में किसी को डाउट है? एनी डाउट रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर्स? नो सर। ओके, नो सर। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल स्टेप्स इन डीआईपी। बेसिकली हमारे पास क्या क्या पॉसिबल ऑपरेशंस हैं जो कि हम डिजिटल इमेज में अप्लाई करते हैं, राइट। तो अगर सपोज मैं फर्स्ट इस तरीके से देखें, फर्स्ट हमें इमेज एक्विजिशन करना होगा, इमेज को कैप्चर करना होगा। बेसिकली इमेज को कैप्चर करेंगे, एनालॉग इमेज को कैप्चर करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स। आपने एनालॉग इमेज को कैप्चर किया, देन फिल्टरिंग अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करेंगे, देन डिजिटल इमेज आपको डिजिटल इमेज को क्या कर देंगे आप स्टोर। डिजिटल इमेज को आप क्या कर सकते हैं स्टोर। तो आपके पास इमेज एक्विजिशन के केस में क्या होगा, आपको एनालॉग इमेज को अगर आप कैप्चर करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेंसर, देन फिल्टरिंग प्रोसेस अप्लाई करेंगे, देन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की हेल्प से आप डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करेंगे, देन स्टोर दैट इमेज। दिस इज अ एनालॉग एक्विजिशन प्रोसेस। एंड इमेज एनहेंसमेंट इज अ क्वालिटी, आप इमेज इंप्रूव कर रहे हैं। रिस्टोरेशन, अगर इमेज की अपीयरेंस ब्लर्ड है या कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसमें तो उसको रिमूव कर रहे हैं। कलर इमेज प्रोसेसिंग मीन्स सपोज आपके पास कलर इमेज है, आप उसके साथ कुछ भी चेंज मैनिपुलेशन कर रहे हैं। सपोज आप कलर इमेज को ग्रे स्केल इमेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, और वी कैन से दैट वी कैन कन्वर्ट द कलर इमेज इनटू द बाइनरी इमेज, राइट। जो भी हम कलर इमेज के साथ प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा आपका कलर इमेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट इज हम वेवलेट एंड मल्टी रेजोल्यूशन प्रोसेसिंग। इमेज कंप्रेशन, सपोज आपको साइज को स्टोर करना है, आपको इमेज को स्टोर करना है, और आप इमेज का अगर साइज आपके पास ज़्यादा है, जैसे सपोज आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर लिमिटेशन होती है कि आपको 15 KB से लेस देन इस इमेज को आपको स्टोर करना है, तो आप कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे वहाँ पर, इमेज कंप्रेशन। ठीक है, इमेज कंप्रेशन की हेल्प से आप साइज को रिमूव कर साइज को स्मॉल कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस मीन सपोज आपके पास कोई इमेज है, उसके अंदर कोई आपको पर्टिकुलर एरिया को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो देन वी अप्लाई अ मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन। मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। सेगमेंटेशन, सपोज सेगमेंटेशन का मीनिंग क्या होगा पॉसिबल, जैसे सपोज कोई भी आपके पास इमेज है, उसके अंदर कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसको बेसिकली सपोज आप वो आपको एक स्लाइड से क्लियर और होगा। इमेज के अंदर सपोज आपके पास कोई भी पर्टिकुलर आइडेंटिफाइड पर्सन है, तो उसको हाईलाइट करना एंड अदर पोर्शन को आपको ब्लैक करना है, ब्लर्ड करना। दिस इज अ पार्ट ऑफ सेगमेंटेशन प्रोसेस। इमेज को रिप्रेजेंट करना है, डिस्क्राइब करना, रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन प्रोसेस। देन ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, आप सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई इमेज है, उसके अंदर आपके पास वेरियस इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना with the help of object recognition. These are the basic fundamental steps in DIP. तो ये आपका एक क्वेश्चन बनता है कि what are the fundamental steps in DIP। तो वन बाय वन हम इसको एक बार कंसिडर कर लेंगे। इमेज एक्विजिशन में जैसा कि मैंने पॉसिबल बताया, द इमेज इज कैप्चर्ड बाय अ सेंसर and digitized if the output of the camera and sensor is not already in the digital form। सपोज आपके पास ये पर्टिकुलर इमेज है, इसको आप सेंसर की हेल्प से सेंस करेंगे, फिल्टरिंग प्रोसेस अप्लाई करके, then after that we have applied the digital analog to digital converter and we get the digital image, and digital image is stored in the memory. This is the process of image acquisition. Next is the image enhancement process। इमेज एनहेंसमेंट के केस में आप देख सकते हैं the process of manipulating an image so that the result is more suitable than the original for a specific application। जिस सपोज आप पहले बिफोर इमेज दे सकते हैं। आपने जैसी इमेज एनहेंसमेंट प्रोसेस अप्लाई किया तो किस टाइप की आपके पास इमेज आपके पास एक्वायर हो गई। बेसिकली आपको बाउंड्रीज क्लियर हैं, यहाँ पर बाउंड्रीज ब्लर्ड हैं, बाउंड्रीज क्लियर हैं, एंड देन स्मॉल स्मॉल पैटर्न्स क्लियर हैं। तो आप इमेज एनहेंसमेंट की हेल्प से आपको क्या कर सकते हैं,
enhancement techniques are so varied and use so many different image processing approach, right? Second is a next is a image restoration. इमेज रिस्टोरेशन, सपोज आपके पास कोई ओल्ड इमेज है, उसको आपको रिस्टोर करना है, इस टाइप से आपकी इमेजेस कोई ब्लर्ड हो जाती है या कोई क्रैक्स आ जाते हैं, तो इसको आपको रिस्टोर करना है. यू कैन रिस्टोर विद द हेल्प ऑफ इमेज रिस्टोरेशन टेक्निक, इम्प्रूविंग द अपीयरेंस ऑफ द इमेज, टेंड टू द मैथमेटिकल और प्रोबेबिलिटी मॉडल ऑफ इमेज डिग्रेडेशन. सपोज आपकी इमेज ब्लर हो गई है तो आपको रिस्टोर करना है विद द हेल्प ऑफ, you can restore the image with the help of image restoration technique. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि इमेज, डिफरेंस क्लियर होना चाहिए इन इमेज एक्विजिशन में क्या पॉसिबल हो रहा है, इमेज एनहेंसमेंट में क्या हो रहा है, देन इमेज रिस्टोरेशन में क्या हो रहा है. नेक्स्ट इज ये टॉपिक हम इलेबोरेट करेंगे वन बाय वन, विद द हेल्प ऑफ कोडिंग भी हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन आज बस इंट्रोडक्शन लेंगे इनका. नेक्स्ट इज कलर इमेज प्रोसेसिंग. मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, कोई भी कलर इमेज है उसमें आप कोई भी प्रोसेसिंग करते हैं, सपोज आपने कलर इमेज को ग्रे स्केल इमेज में कन्वर्ट किया, या आप बाइनरी इमेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस इज अ कलर इमेज प्रोसेसिंग. कलर इमेज के प्रोसेसिंग बेसिकली कलर इमेज में कोई भी मैनिपुलेशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ कलर इमेज प्रोसेसिंग. नेक्स्ट इज वेवलेट. बेसिकली वेवलेट होता क्या है, किसी को आइडिया है वेवलेट? व्हाट इज वेवलेट? वंदना. Yes. व्हाट इज वेवलेट? आंचल. I don't know, sir. आंचल, एनीवन? ओके, तो बेसिकली वेवलेट का अगर मैं डिस्कस करूं तो वेवलेट क्या करता है, वेवलेट अगर ट्रांसफॉर्म के हम क्लियर करते हैं, सपोज आपके पास कोई एक सिग्नल है, ठीक है, रैंडम कोई भी मैंने सिग्नल ये ड्रॉ कर दिया, सपोज इसका फ्रीक्वेंसी, अगर मैं करूँ कोई भी सिग्नल है टाइम डोमेन में, यहाँ पर ये सिग्नल है टी ऑफ एफ टी, ये सिग्नल है, राइट. तो अगर मैं इसकी फ्रिक्वेंसी, इसके अंदर कुछ फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट भी होंगे, तभी हम आपका याद हो आपको कि फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं या फोरियर सीरीज करते हैं. फोरियर ट्रांसफॉर्म भी अप्लाई करते हैं, देन फोरियर सीरीज भी अप्लाई करते हैं. फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर सीरीज में क्या डिफरेंस है? अच्छा, कोई क्लियर करेगा? पर फोरियर सीरीज में तो उसको सीरीज में डिवाइड करते थे कंपोनेंट में, और फोरियर ट्रांसफॉर्म में उसको मतलब टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं. तो फोरियर सीरीज में टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन नहीं होता क्या? नहीं सर, होता है, पर मतलब इसमें केवल कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, ऐसा कुछ. अच्छा, वंदना, क्वेश्चन. Krishan, any idea? बेसिकली अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करता हूँ तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या करता है आपका, जैसा कि आंचल ने बोला कि टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा सिग्नल, राइट. बट ये क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल फोरियर सीरीज देखते हैं. फोरियर सीरीज से आपको आइडिया लगेगा. फोरियर सीरीज क्या करता है, कोई भी पीरियोडिक टाइम डोमेन सिग्नल को हम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट में
चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज। लिमिटेशन ऑफ द सिग्नल, दैट सिग्नल इज पीरियोडिक इन नेचर। आपके पास अगर पीरियोडिक सिग्नल है तो आप उस सिग्नल को क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। बेसिकली इस सिग्नल्स में क्या क्या फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, और हम जनरली उसको हार्मोनिक्स टर्म देते हैं। सपोज आपके पास ओमेगा नॉट है, 2 ओमेगा नॉट हार्मोनिक्स, 3 ओमेगा नॉट, तो हम कह सकते हैं ओमेगा नॉट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट भी है, 2 ओमेगा नॉट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट भी है, 3 ओमेगा नॉट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट भी है। बेसिकली टाइम डोमेन टू फ्रिक्वेंसी डोमेन हम कन्वर्ट कर देते हैं। नॉर्मली अगर मैं इसके बाद आपके पास हम जनरली पढ़ते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि ये जो ड्रॉबैक थी कि जस्ट ये पीरियोडिक सिग्नल को ही आपका टाइम डोमेन टू फ्रिक्वेंसी डोमेन कन्वर्ट कर रहा था, बट इन केस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म वी कैन कन्वर्ट द एनी अदर सिग्नल टू टाइम डोमेन टू कन्वर्ट द टाइम डोमेन टू फ्रिक्वेंसी डोमेन, राइट। तो हम टाइम डोमेन से फ्रिक्वेंसी डोमेन में इजीली कन्वर्ट करते हैं। क्या बेनिफिट क्या हुआ, तो आपको कोई भी सिग्नल है उसके अंदर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट क्लियर हो जाएगा कि इसमें इस सिग्नल्स के अंदर कि ये फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है। बट इन केस ऑफ वेवलेट, अगर मैं आपको वेवलेट का डिस्कशन करता हूँ तो वेवलेट के केस में क्या होता है, वेवलेट के केस में सपोज मैंने कोई भी आपके पास टाइम डोमेन सिग्नल को रिप्रेजेंट किया, ठीक है, ये हमने क्या किया, एक टाइम डोमेन सिग्नल को अगेन ये रिप्रेजेंट कर दिया ft। तो आपको क्लियर है कि इसके अंदर कोई ना कोई रेंज, फ्रिक्वेंसी की रेंज में कंपोनेंट होगा। इसकी कहीं सपोज मैंने मान लिया 200 हर्ट्स की तक की रेंज है, सपोज मैंने एज्यूम कर लिया कि इसके अंदर 200 हर्ट्स तक की रेंज अवेलेबल है। अगर मैं इसमें वेवलेट ट्रांसफॉर्म अप्लाई करूँगा तो क्या करेगा, बेसिकली ये सपोज दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, सपोज f1t एंड f2t। तो अब f1t क्या होगा, लोअर कंपोनेंट, इट इज कॉल्ड अ लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट। सपोज एज्यूम कर रहे हैं अभी हम जनरली, सपोज f1 की रेंज क्या है हमारे पास, 0 to 100 हर्ट्स, एंड f2 की रेंज क्या हो गई हमारे पास, 100 to सपोज 200 हर्ट्स। तो बेसिकली मैंने एक ओरिजिनल मेरे पास सिग्नल था जिसकी रेंज क्या थी, 0 to 200 हर्ट्स, उसको हमने वेवलेट ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया, देन f1t आ गया मेरे पास 0 to 100 हर्ट्स, एंड f2t आ गया मेरे पास 100 to 200 हर्ट्स। ये अभी भी क्या है, टाइम डोमेन सिग्नल है। तो इसलिए वेवलेट ट्रांसफॉर्म को हम बोलते हैं जनरली टाइम फ्रिक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन, टाइम फ्रिक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब सपोज जैसे आप, ये कहाँ यूज़फुल है, जैसे सपोज बायोमेडिकल की आप लाइन में देखेंगे, सपोज आपके पास कोई भी ईसीजी सिग्नल है या ईसीजी सिग्नल है, तो ईसीजी सिग्नल्स में वेरियस फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट के अकॉर्डिंग आप उसको नॉइज़ को या किसी चीज़ को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन आप उस सिग्नल्स को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो जनरली आपने क्या किया, इसमें यहाँ पे वेवलेट ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो ईसीजी सिग्नल्स एक लो फ्रिक्वेंसी बैंड के लिए आ जाएगा आपके पास, लो फ्रिक्वेंसी के लिए आ जाएगा, एक हाई फ्रिक्वेंसी के लिए आ जाएगा। तो आपको जो भी आपको एक्सट्रैक्ट करना है या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन एक्वायर करना है विद द हेल्प ऑफ वेवलेट ट्रांसफॉर्म आप इजीली कर सकते हैं, राइट। तो अभी वेवलेट क्लियर हुआ सबको, वंदना? यस सर। ठीक है, तो वेवलेट क्या हुआ आपके पास, टाइम फ्रिक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन। तो अगर मैं नोटिस करता हूँ यहाँ पर, आप नोटिस Yes. करेंगे कोई आपके पास ये सिग्नल था, हमने अब क्या लेवल ऑफ वेवलेट डिकम्पोजिशन हम बोलते हैं। आपने सपोज फर्स्ट लेवल ऑफ डिकम्पोजिशन किया तो इसने क्या किया, टू कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, Gn and Hn। ये दिस इज कॉल्ड अ लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट एंड दिस इज कॉल्ड अ हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट। अगेन आपके पास हाई फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट पर आपने अप्लाई किया, दिस इज ऑल्सो अ टाइम रिप्रेजेंटेशन, टाइम फ्रिक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन। फिर से आप लेवल 2 डिकम्पोजिशन अप्लाई कर सकते हैं, वेवलेट डिकम्पोजिशन। तो ये आपके पास जो भी लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट था, अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो गया, हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट एंड लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट। फिर से आपने लेवल 3 डिकम्पोजिशन किया लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट पर, फिर से आपका अप्लाई हो गया। सपोज एज्यूम करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फ्रिक्वेंसी क्या थी, 100 हर्ट्ज। तो आपके पास 0 to 50 हर्ट्ज तक का यहाँ सिग्नल हो गया, 0 to 50 एंड 50 to हर्ट्ज
सपोज मैं 1/2 एज्यूम करके चला हूँ, तो 50 to 100 हर्ट्स का सिग्नल यहाँ पर आ गया। अगेन सिंपल आप 0 to 50 हर्ट्स के सिग्नल्स पर फिर से अप्लाई क्या किया आपने, वेवलेट ट्रांसफॉर्म, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 to 25 एंड 25 to 50, देन अगेन 0 to 12.5 एंड 12.5 to 50। तो आपके पास लो फ्रिक्वेंसी इंफॉर्मेशन आ गई इस पर्टिकुलर सिग्नल्स की, राइट। लेकिन अभी भी ये किस फॉर्म में है, टाइम फ्रिक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन। दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ वेवलेट यूज इन मल्टी रिजोल्यूशन एनालिसिस डिकम्पोजिशन ऑफ इमेज। आप रिजोल्यूशन मीन्स आप उसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेबल इन इमेज कंप्रेशन टेक्निक, ठीक है। किस तरीके से हम करेंगे ये मैटलैब में जब हम इसको रन करेंगे तब आप इसको देख सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? आंचल, वंदना, कृष्ण? नो सर। नो सर। सर ये फ्रीक्वेंसी कम करने से सर इमेज और सिग्नल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या? इफेक्ट और ज़रूर पड़ेगा, वो हम आपको मैटलैब में दिखा देंगे। लेकिन सपोज आपको कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, सपोज मैं कहता हूँ कि आपके पास क्या हुआ कि आपके इस इमेज के अंदर कोई हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज़ है, राइट। तो सबसे पहले उस हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज़ को सपोज हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमने वेवलेट से क्या किया, ये हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को सेपरेट कर लिया, स्पेसिफिक कर लिया। सपोज ये 0 to 100 हर्ट्स का सिग्नल था और मुझे पता है कि 95 to 100 हर्ट्स का जो मेरे पास सिग्नल है वो नॉइज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस पार्ट को सेपरेट करूँगा। तो विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजिशन लेवल भी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। अभी भी ये टाइम फ्रिक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन ही है। जैसे अभी मैं आपको एक बायोमेडिकल की एप्लीकेशन बता रहा था। बायोमेडिकल में आपको सपोज कोई भी ईईजी सिग्नल है या ईसीजी सिग्नल है, ईसीजी सिग्नल या ईईजी सिग्नल की कोई पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी बैंड है। सपोज मैं अभी एज्यूम ही कर रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट रिजल्ट मुझे नहीं पता है। सपोज 100 हर्ट्ज, ठीक है। अब मुझे पता है कि इसमें जो जब मैंने मेज़र किया था, मुझे नॉइज़ मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी बायोमेडिकल की इन्फॉर्मेशन है, जो पेशेंट्स की इन्फॉर्मेशन है, मुझे पता है कि वो 0 to 50 हर्ट्ज के बीच में ही लाई करती है। बट मशीन क्या करती है, वो 0 to 100 हर्ट्ज का सिग्नल देती है। तो हमने क्या किया, इसमें लेवल ऑफ डिकम्पोजिशन अप्लाई किया। जैसे ही हमारे पास 0 to 50 हर्ट्ज का सिग्नल आया, उसी को मैंने मैनिपुलेशन करके या प्रोसेस करके डिजीज़ को डायग्नोज किया, ना कि आपके अदर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स की हेल्प से। दैट इज द ब्यूटी ऑफ वेवलेट ट्रांसफॉर्म। क्लियर है कृष्ण? क्लियर। ठीक है। तो इस टाइप से हम वेवलेट ट्रांसफॉर्म का अभी हम कोडिंग वगैरह में जब देखेंगे तो और आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट 1 by 1 अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। नेक्स्ट टेक्निक इज इमेज कंप्रेशन टेक्निक। आप इमेज कंप्रेशन से क्या किया आपने, जैसे अभी आप बोल रहे थे इमेज कंप्रेस करते हैं तो आप क्या होगा, कुछ इमेज पर इफेक्ट होगा या ब्लर हो जाएगा, वो हर एक इंफॉर्मेशन में होगा। जैसे रिड्यूसिंग द स्टोरेज रिक्वायर्ड टू सेव एन इमेज, आपको स्टोरेज को रिमूव कर रिड्यूस करना है। जैसे जिस तरीके से आप फॉर्म वगैरह भरते हैं तो वहाँ पर लिमिटेशन होती है कि 15 KB की आपको इमेज करनी है, तो आप उस इमेज को कंप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन और पेंट में, जैसे भी आप कंप्रेस कर सकते हैं। तो क्या करते हैं आप, जो सपोज ये ओरिजिनल इमेज है, फिर आप इसको कंप्रेस किया, देन इस टाइप से इमेज आई, और कंप्रेस किया, देन इस टाइप से इमेज आई। तो जैसे ही आप कंप्रेस कर रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ इमेज क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है। तो लेकिन आपको फिर भी आप कंप्रेस करते हैं क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। ठीक है कृष्ण? यस सर। है ना, कंप्रेस करने में भी आपकी क्वालिटी तो इम्प्रूव डिग्रेड हो रही है, बट फिर भी कंप्रेस करते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सेव बैंडविड्थ ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इमेज। सपोज आप ज़्यादा बड़ी इमेज को ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं तो आप उसको कंप्रेस करेंगे, देन ट्रांसमिट करेंगे। सपोज आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि यहाँ पर कैट अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन तो इस इमेज से भी जा रही है ना, तो आपने कंप्रेस करके ये सेंड करोगे क्योंकि ये आपके बैंडविड्थ लेस लेगी, डेटा आपका लेस लेगा। तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है।
सर इमेज प्रोसेसिंग सारी टाइम फ्रीक्वेंसी मिक्स डोमेन में चलती है। पॉसिबिलिटी कह सकते हो, हाँ टाइम फ्रिक्वेंसी डोमेन में आप फिल्टर्ड भी कर सकते हो। हाँ कह सकते हो कि टाइम फ्रिक्वेंसी डोमेन में मिक्स चलेगी, लेकिन आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। जैसे आप सिग्नल है, सिग्नल्स को आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके फोरियर डोमेन में भी आपने कन्वर्ट कर दिया, और सिग्नल्स का आप वेवलेट भी लेते हो, तो डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ दैट इमेज। ओके। ओके। मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग मैंने क्या बताया था कि सपोज कोई भी आपके पास ओरिजिनल इमेज है, डील्स विद द टूल्स एंड एक्सट्रैक्टिंग इमेज कंपोनेंट दैट आर यूजफुल इन द रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ शेप, राइट। तो मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन में देखो, ये ओरिजिनल इमेज है, ये आपको इस तरीके का कंपोनेंट शो कर रहा है, यहाँ का कंपोनेंट शो कर रहा है। फर्स्ट इरोजन डायलेशन में आपका पास इस टाइप का यहाँ मिडल का कंपोनेंट आ रहा है, देन ओपनिंग पार्ट में ये कंप्लीट आ रहा है यहाँ पर, देन क्लोजिंग पार्ट में आपके पास लास्ट वाला ही कंपोनेंट आ रहा है। ठीक है, दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस। नेक्स्ट इज द सेगमेंटेशन। सपोज आपको सिंपल, जैसे आप ये ओरिजिनल इमेज देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि ये आपके पास एक हॉर्स है, इसको सपोज आइडेंटिफाई करना है, जो भी आपके कंप्यूटर ट्राइज टू सेपरेट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इमेज बैकग्राउंड। सेगमेंटेशन से क्या होगा, ये जो इमेज बैकग्राउंड है इसको रिमूव करेगा या इसको कोई कांस्टेंट कलर प्रोवाइड कर देगा, देन आइडेंटिफाई करेगा द ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से सेगमेंटेशन प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ओनली ऑब्जेक्ट शो करेगा। सिंपली नेक्स्ट इमेज में आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट हमारे पास जो जो अवेलेबल हैं, जो शो हो रहे हैं, वो यहाँ पर आपके पास इमेज ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। ठीक है, और बैकग्राउंड को क्या किया उसने, कांस्टेंट कलर और ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेगमेंटेशन। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन। सपोज आप कोई भी इमेज है, आप उसको सपोज बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन करना है या रीजन रिप्रेजेंटेशन करना है। जैसे सपोज कोई भी कैंसर है किसी भी पार्ट्स में, तो अगर सपोज हम उसकी इमेज आपके पास अवेलेबल है या एक्सरे या कुछ भी अवेलेबल है, आप उसमें इमेज प्रोसेसिंग करते हैं, तो जनरली हम बाउंड्री एज एज डिटेक्शन करते हैं, तो उस केस में आपको बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एज डिटेक्शन पे हम फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ डिसीज अवेलेबल है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन और रीजन रिप्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। ठीक है, जैसे बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन हम देख सकते हैं कि ये बाउंड्री इस टाइप से हमने रिप्रेजेंट कर दी कि ये शेप है, और रीजन में क्या करेंगे, रीजन रिप्रेजेंटेशन फोकस एंड इंटरनल प्रॉपर्टीज सच एज टेक्सचर। इसको अगर मैं जूम करूंगा तो ये अदर टाइप ऑफ टेक्सचर है यहाँ पर इनबिल्ट। तो टेक्सचर का अगर हमें देखना है, इनबिल्ट इंफॉर्मेशन देखनी है, इनसाइड इंफॉर्मेशन मेजर करनी है, तो विद द हेल्प ऑफ रीजन रिप्रेजेंटेशन से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, और वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। कोई भी इमेज है, इसके अंदर ये बहुत सारे आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे लैपटॉप है, बाउल है, एक कप है, चेयर है, बैग है। इस टाइप से आपको सपोज आइडेंटिफाई करने हैं ऑब्जेक्ट, जो भी आप सपोज रोबोट ड्रॉ कर रहे हैं, आपको इमेज प्रोसेसिंग वहाँ अप्लाई करनी है, तो आपको ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये इस टाइप का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मुझे इस चीज़ को रिप्लेस करना है, तो वहाँ पर आप ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। Process that assign a label laptop to an object based on the descriptor, right। तो लेक्चर में किसी को डाउट है, या फर्स्ट ऑफ ऑल वेवलेट क्लियर हुआ सबको? यस सर। किसी को डाउट है? ठीक है, एक पार्ट एक कोड देख लेते हैं हम जनरली। जैसे सपोज मैंने आप जनरली हम बोलते हैं कि कोई भी हमारे पास डेटा है, सपोज मैंने लिखा 10101001। ठीक है, हमने ये 8 बिट डेटा लिख दिया है कि यहाँ पर 8 बिट डेटा लिख दिया।
8 बिट डेटा जैसे लिखा, हम बोलते हैं कि LSB जो डिजिट है उसमें लेस इंफॉर्मेशन होती है और MSB डिजिट में मोर इंफॉर्मेशन होती है। ये हम पढ़ते हैं जनरली। तो अगर मैं ग्रे स्केल इमेज की बात करूं, ग्रे स्केल इमेज को मैंने बोला था कि ग्रे स्केल इमेज में आपके पास जो इंटेंसिटी होगी वो लाई कहाँ से करेगी, 0 to 255, राइट। अब इस इमेज को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको नोटिस करूँगा, दिस इज अ 8 बिट इमेज। अगर मैं पर्टिकुलर हर एक इंटेंसिटी को मैं 8 बिट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो पर्टिकुलर हर एक इंटेंसिटी की अगर मैं फर्स्ट बिट कंसीडर करूँ, सपोज LSP, तो उस इमेज में लेस इंफॉर्मेशन होगी। और मैं पर्टिकुलर हर एक इंस्टेंट पर इंटेंसिटी की MSB कंसीडर करूँगा तो उसके अंदर मोर इंफॉर्मेशन होगी। तो आप बेसिकली किसी भी इमेज में बिट एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड। हम इसको देख लेते हैं। स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir, it's visible. ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज हम स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, रीड करेंगे किसी भी इमेज को। हमने cameraman.tif इमेज को रीड किया, देन ये डबल ऑपरेशन इसलिए लगाते हैं अगर सपोज हम इंटेंसिटी की वैल्यूज़ के साथ कोई चेंज कर रहे हैं विदाउट एनी फंक्शन, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको डबल में कन्वर्ट करते हैं। टाइप कास्ट कर दिया हमने। देन आप ये देखेंगे अगर इमेज को मुझे शो करना है तो मुझे जैसे सपोज मैं IM शो, यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ IM शो C, तो आपके पास इमेज आ जाएगी cameraman.tif। ठीक है। अगर मैं अप्लाई करता हूँ IM शो A, ठीक है, कोई भी इमेज अवेलेबल नहीं है बिकॉज हमने इसको टाइप कास्ट किया हुआ है डबल में, राइट। टाइप कास्ट करने के बाद इमेज नहीं आएगी। अगर फंक्शन की हेल्प से कोई डेटा डबल में आ रहा है तो आपके पास इमेज शो हो जाएगी। वो क्या पॉइंट है, सपोज मुझे LSB को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है तो मैंने क्या किया, नॉर्मली जिस तरीके से हम करते हैं, LSB को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास फंक्शन है मोड। ये हमने LSB को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है। अभी B0 भी डबल की फॉर्म में है, लेकिन अगर मैं B0 को नोटिस करूंगा, मैंने क्या किया, IM शो B0, आपके पास इंफॉर्मेशन दिख रही है। ये मैंने LSB को प्रिंट किया, हर एक इंटेंसिटी की LSB वैल्यू को मैंने प्रिंट किया, तो आपको इस तरीके से इमेज शो हो रहा है। नेक्स्ट सपोज मेरे पास, मैंने सेकंड बिट को रिप्रेजेंट किया, देन IM शो किया, तो आपके पास थोड़ी मोर इन्फॉर्मेशन आई। यहाँ पर लग रहा है कि कोई यहाँ पर पर्सन है, इस टाइप से। नेक्स्ट आप थर्ड बिट को कर सकते हैं, देन IM शो करेंगे, तो आपके पास आप नोटिस करेंगे कि इंफॉर्मेशन आपको इंक्रीज होती जा रही है यहाँ पर, और थोड़ा आइडेंटिफाई हो रहा है। नेक्स्ट आप फोर्थ बिट को आपने देखा, फोर्थ बिट के केस में आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर B3, IM शो B3, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन आ गई बैकग्राउंड की भी। नेक्स्ट फिफ्थ बिट, then IM show B4, next sixth bit, इंफॉर्मेशन इंक्रीज होती जा रही है। नेक्स्ट
7th bit, नेक्स्ट 8 बिट को अगर हम देखेंगे तो 8 बिट में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास। दिस इज द 8 बिट पिक, राइट। तो इस टाइप से हमने 8 बिट पिक ले लिया। अब सपोज़ मुझे सारी इमेजेस को अगेन प्रिंट करना है, तो मैंने सपोज़ मैंने अब बिट एक्सट्रैक्ट कर लिया, और अगर मुझे बिट को वापसी से कंप्लीट करना है, मुझे मर्ज करना है, देन मैंने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया, जो भी आप रूल लगाते हैं, बाइनरी टू, जैसे फर्स्ट बिट एज इट इज़, सेकेंड बिट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड बिट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल जैसे आप अप्लाई कर दें। अब ये जो वैल्यू आएगी डबल में आएगी, इसको शो करने के लिए आपको अनसाइंड इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अनसाइंड इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, देन अगर आई एम शो अगर आप करेंगे तो आई एम शो जो आपने, अगेन आपके पास ओरिजिनल इमेज आ जाएगी। अब मैं सारी इमेजेस को कम्प्लीटली ड्रॉ करता हूँ। जैसे फिगर मैंने सब प्लॉट ले रखा है यहाँ पर। फर्स्ट फिगर शो कर रही है मेरी ओरिजिनल इमेज को, देन फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, राइट। तो अब मैंने इसको शो किया, भी एंटर किया, तो आपके पास कंप्लीट एक सब प्लॉट में आ गया। दिस इज़ द ओरिजिनल इमेज, ये आपके पास ओरिजिनल इमेज है। फर्स्ट बिट अगर मैंने एक्सट्रैक्ट किया, सेकंड बिट, थर्ड बिट, इंफॉर्मेशन इंक्रीज हो रही है, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, सेवन एंड एट। 8 bit have the more information as compared to other bit। क्लियर है सबको? ये कोड मैं आपको सेंड कर दूंगा ये भी, तो आप इसको ओरिजिनली थोड़ा सा और चेक कर लेना, ठीक है। सर ये E इज इक्वल्स टू यूएंट 8 डी वाला कमांड किस लिए यूज किया अपन ने? बेसिकली ये जो हमारे पास डी वैल्यू आई है, डी वैल्यू ये डबल की फॉर्म में है। डी की वैल्यू अगर आप नोटिस करेंगे, डी टाइप कास्ट क्या है यहाँ पर, डबल, ठीक है। अब मैं इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ, आई एम शो डी करता हूँ, आई एम शो डी किया मैंने, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी इमेज अवेलेबल नहीं है। रीज़न कि ये आपके पास डबल में अगर आपके पास डेटा है तो उसको प्रिंट नहीं करेगा मैटलैब, तो आपको उसको अनसाइंड इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपका फिर डाउट आएगा कि ये B7, B6, B5, B4, B3, B2 आर द डबल, बट दीज आर द सिंगल बिट, इसलिए ये आपके पास शो हो गया। जैसे अब मैं अगर नोटिस करूँगा, ए जो थी मेरे पास, सी जो थी मेरे पास ओरिजिनल इमेज थी, आप नोटिस करेंगे अनसाइंड इंटीजर टाइप कास्ट है इसका, ठीक है। तो इसलिए आपको शो हो गया। कोई भी आपको इमेज को शो करना है वो अनसाइंड इंटीजर की फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपके पास डी को, जैसे डी मैंने कन्वर्ट करके आया, वो आपके डबल उसकी यूनिट है, डबल फॉर्मेट में है, तो इसको पहले मैंने अनसाइंड इंटीजर में कन्वर्ट किया, देन उसको आई एन शो किया। क्लियर? ओके सर, यस सर। ठीक है, अटेंडेंस आप चैट बॉक्स में लगा दीजिए।